मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 समाकल यानी इंटीग्रल्स। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है बच्चों, समाकल ज्ञात करना है। आपको कुछ फंक्शंस गिवन होंगे, दिए हुए होंगे, उनका आपने क्या करना है, समाकल करना है। तो आपके पास जो फंक्शन है बच्चों, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है, e⁻² माइनस e⁻²x अपॉन e⁻²x प्लस e⁻²x, इसका आपने क्या करना है, समाकल यानी इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो इसको लिखने का तरीका बच्चों क्या होता है कि मैं लिखूंगा इसे कि माना आई बराबर इंटीग्रेशन का साइन e⁻²x माइनस जो फलन आपके पास गिवन है उसी को एज इट इज़ मैं नोट कर लूँगा, e⁻²x अपॉन e⁻²x प्लस e⁻²x dx। जब इंटीग्रेशन का साइन लग जाता है तो फिर dx लिखना अनिवार्य है, ये आपको पता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि जैसे आप दिखाई दे रहा है आपको कि जो ये फलन है ये एक भिन्न के फॉर्म में है, यानी कि इसमें अंश अपॉन हर है, यानी कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो हमें करना क्या है, जो हमारा मेथड अभी तक हम कर रहे थे, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन जिस मेथड से किए उसका नाम क्या था आपको पता है, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ पे भी हम उसी को यूज़ करेंगे कि कैसे हम जो है, अब यहाँ पे जैसे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है तो किसको हम जो है टी लेंगे, आपको पता है किसकी जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेना बच्चों फ़ायदादायक होता है जिससे कि ये फलन क्या हो, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है उसको टी रखूँगा। तो e⁻²x प्लस e⁻²x इक्वल टू मैंने रखा टी। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जिसको भी हम टी लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड x के सापेक्ष उसका अवकलन कर लेते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो जब आप e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या होगा, e⁻²x का होगा क्या, 2 आगे आ जाएगा e⁻²x। फिर यहाँ पे भी करेंगे आप e⁻²x का, तो माइनस साइन होने के कारण यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे, 2 e⁻²x इक्वल टू dt/dx, यानी कि यहाँ पे dx आना था, dt/dx। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी कर दिया, यहाँ पे पहले से कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dx इधर आ जाएगा, यहाँ पे dt छूट जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों कि 2 e⁻²x माइनस 2 e⁻²x में से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 आना था लेकिन मैंने 2 कहाँ ले गया, डायरेक्ट dt/2 के dt बाई क्या कर दिया मैंने 2, क्यों, क्योंकि ये 2 कहाँ था, यहाँ कॉमन था, ये नीचे चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। समझ में बात आई। ठीक है। डायरेक्ट कर रखा है यहाँ पे स्टेप, आपने बहुत सारे क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, ये मैं 20वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा आपका। ठीक है। तो 2 मैं यहाँ पे ले गया। तो अब देखेंगे आप e⁻²x माइनस e⁻²x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली dt/2। देखो इतनी बड़ी चीज़ को, जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/2 लिख सकता हूँ। तो 2 कांस्टेंट होने के कारण बच्चों जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे आप क्वेश्चन में, तो i इक्वल टू होगा आपका 1/2। 1/2 कहाँ से है, क्योंकि dt/2 था, तो 2 कांस्टेंट होने के कारण जैसे मैंने कहा वो बाहर आ जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा। डॉट इंटीग्रेशन का साइन जैसे ये था यहाँ पे, और देखो e⁻²x माइनस e⁻²x को dx को लिख सकता हूँ मैं dt। तो dt अपॉन, और इसकी जगह में आपने यहाँ पे क्या ले रखा है, t। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे मैंने रख ली। अब आपको पता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, dt क्या होगा, log t होगा, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या होता है, log x होता है प्लस c। तो log x जब x था तो x आएगा, जब t होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, log t आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, t की वैल्यू जो हमने कंसीडर कर रखी थी उसको दोबारा यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो आपका आंसर होगा 1/2 डॉट, यानी कि डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, log e⁻²x प्लस e⁻²x प्लस c। यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपको पता है यहाँ पे कि एक फंक्शन गिवन है आपके पास 10² 2x माइनस 3 dx। अब इसका बच्चों हमने अवकलन समाकल निकालना है। i इक्वल टू मैंने लिखना पड़ता है, जैसे आपको पता है कि माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 10² 2x माइनस 3 जो फंक्शन है और dx। अब बच्चों आपने देखा कि जो हमने अभी तक जो फॉर्मूले सीखे थे उसमें कहीं भी हम जो है डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं था 10² x निकालने का। ठीक है। तो आपको पता है कि हम इसको 10² को किस में कन्वर्ट करते हैं, सेक में। और आपको भली भांति एक पता है कि एक रिलेशन होता है 1 + 10² x इक्वल टू क्या होता है, sec² x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10² x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 10² x इक्वल टू लिख सकते हैं sec² x माइनस 1। तो देखो यहाँ पे मैंने वही यूज़ कर रहा हूँ कि 10² x मान लो इसको कुछ देर के लिए 2x माइनस 3 को, तो यहाँ पे क्या होगा 10² x की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, sec² x माइनस 1। ठीक है।
इससे, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर, माइनस इधर चले गया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह में क्या है 2x - 3, तो 2x - 3 होगा। फिर बच्चों इसको सेपरेट हम कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन और dx को बांट देंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x - 3 और dx यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया आ गया, माइनस यहाँ पे बचा है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है आपका 10x, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 10x। लेकिन उससे पहले बच्चों, क्योंकि यहाँ पे x ना होने के कारण यहाँ पे क्या है 2x - 3, तो पहले मैं क्या लूँगा, इसको t लूँगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मन लगाएगा यहाँ पे, पहले आपको इसको t लेना पड़ेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x थोड़ी है, यहाँ पे क्या है 2x - 3 है, तो 2x - 3 को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, t लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x - 3 को मैंने जैसे कहा कि t ले लेंगे, इसके फिर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के सापेक्ष। तो आपको पता है 2 और dx का क्या होगा, x का क्या होता है d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, और 3 का क्या होगा 0 होगा, और इधर क्या आएगा dt/dx। लेकिन मैं dx को यहाँ dt/dx ना लिख के यहाँ पे सिर्फ dt लिख रहा हूँ, और dx को मैं यहाँ मूवमेंट करा दूंगा, इसका मल्टीप्लाई में करा दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2dx, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया ना, x का 1 हो गया। ठीक है, तो dt और dx जब इधर जाएगा तो dx × 1 क्या होगा, dx ही तो होगा, तो 2dx। फिर आपको पता है कि dx इक्वल टू निकालना मुझे, तो dx इक्वल टू क्या होगा dt/2। अब बच्चों पुट कर लीजिए, i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t, क्योंकि 2x - 3 की जगह मैंने t रख लिया dt, और 2 कहाँ से आया, क्योंकि dx की जगह में क्या रख रहे हैं हम dt/2, तो dt/2 यहाँ पे रखना था, लेकिन वो कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। अब बच्चों 1/2, अब मैंने जैसे आपको बहुत बार बोला भी है पहले भी, और अभी भी बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है आपका 10x होता है, लेकिन यहाँ पे t होने के कारण 10t आएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा प्लस c। फिर क्या करते हैं, t की वैल्यू वापस कर लेते हैं, जो हमने कंसिडर कर रखी थी 2x - 3 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर c1 - 4x dx हमने निकालना है। तो आपने यहाँ पे तो पता है आपको कि सेक स्क्वायर में ऑलरेडी है, अगर 10 स्क्वायर होता तो इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, सेक स्क्वायर में ऑलरेडी है ये फलन, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट c1 - 4x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। फिर क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, जैसे लिखा है यहाँ पे, इसका क्या होगा आपका 0, 4 x का क्या होगा 1 होगा, और यहाँ होना था dt/dx, तो dx इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू मुझे निकालना, dx इक्वल टू हो जाएगा -dt/4। ये आप बच्चों यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो -1 इंटीग्रेशन से पहले क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, dx की जगह में क्या आएगा, dx की जगह में -dt/4, तो -1/4 में बाहर निकाल दूंगा, कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, और c1 - 4x को क्या ले लिया मैंने t, और dx को क्या ले लिया dt, और dt के साथ आप देख रहे होंगे कि dt इसके साथ क्या था, माइनस भी था, 4 भी था, वो मैंने बाहर निकाल दिया। तो -1/4 सेक स्क्वायर t का आपको पता है 10t होता है प्लस c। फिर वापस कर लीजिए बच्चों, t की वैल्यू c1 - 4x, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।